भारत सरकार ने हासिल की नई उपलब्धि, 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में हुए कामयाब। काजू के पौधों में नहीं लगेंगे कीड़े, केरल की महिला किसान ने इजाद की नई तकनीक। उन्नत कृषि की मिसाल बनी हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रकृति को मिल रही है मदद। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वर्कशॉप का आयोजन, रिसर्च और उत्पादन पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, फसल खराब होने पर मुआवजे का हुआ ऐलान। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का होगा आधुनिकीकरण, 2 से 3 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। खाद्य तेल की कीमतों को घटाने के लिए केंद्र सरकार की कवायद जारी, राज्य सरकारों को लिखा पत्र। भारत में पहली बार आईवीएफ तकनीक से भैंस का गर्भाधान, बछड़े का हुआ जन्म। हरियाणा में गन्ना पुराई की शुरुआत, चीनी की बम्पर रिकवरी की उम्मीद। देश भर में इस हफ्ते सामान्य रहेगा तापमान, तटीय क्षेत्रों में बारिश के आसार। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 20 महीनों में 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सरकार ने फरवरी 2020 के अंतिम दिनों में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थियों और अन्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड सेवा पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के केसीसी जारी किए जा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार चाहती है कि किसान केसीसी का फायदा उठाएं ताकि उन्हें साहूकारों से कर्ज ना लेना पड़े। केरल की एक महिला किसान ने एक ऐसी पद्धति विकसित की है जिससे काजू की खेती करने वाले किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। ये पद्धति काजू के पौधों को कीटों से तो बचाती ही है, साथ में उत्पादन क्षमता भी काफी हद तक बढ़ा देती है। इस पद्धति को काजू मल्टीपल रूटिंग प्रोपगेशन मेथड का नाम दिया गया है। इसकी तमाम विशेषताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस पद्धति का समर्थन करने का फैसला किया है। बता दें कि इस नई पद्धति को ICAR काजू अनुसंधान निदेशालय और केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2020 में सत्यापित भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बार फिर से देश और दुनिया के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी है। साल 2018 में हिमाचल के अंदर प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य बनाया गया। योजना की शुरुआत के कुछ समय बाद ही शून्य बजट वाली ये प्राकृतिक खेती प्रदेश की नई पहचान बन गई। राज्य में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण लिया है, जिसमें पर्याप्त संख्या में महिला प्रतिभागी भी शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 2 दिवसीय कृषि वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये वर्कशॉप कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों के लिए आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा और कृषि महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। वर्कशॉप में संबोधन करते हुए HAU के कुलपति डॉक्टर कंबोज ने कहा कि सभी वैज्ञानिकों का दायित्व बनता है कि वो किसानों को भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जागरूक करें। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी आह्वान किया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अचानक हुई बारिश से बर्बाद फसलों का आकलन पूरा हो गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 2,35,000 किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने इन किसानों की मदद के लिए 77 करोड़ 88 लाख रुपए आवंटित किए। इस फैसले की सूचना खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए दी। योगी आदित्यनाथ ने तमाम अफसरों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय एक विशेष कार्य पर अगले 5 वर्षों में लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
मंत्रालय की योजना है कि वो देश भर में फैली 97,000 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करेगी। इस पूरी योजना पर काम चालू हो चुका है, जिसके अंतर्गत देश भर की लगभग 97,961 पीएसीज में करीब 65,000 एक्टिव पीएसीज में प्राथमिक रूप से योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। क्योंकि पीएसी राज्य सरकार के दायरे में है, इसलिए यह योजना 5 साल के लिए 60-40 के अनुपात पर लागू होगी। आम जनता से लेकर सरकार तक खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऊपर से त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। पर इस सब के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कवायदें जारी हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें राज्य सरकारों और अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो उनके क्षेत्र में जमाखोरी ना होने दें। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और अफसरों के बीच हुई बैठकों में भी खाद्य तेल की कीमतों पर चर्चा की है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। भारत में पहली बार आईवीएफ तकनीक से भैंस का गर्भाधान किया गया, जिसमें बछड़े ने जन्म लिया। यह भैंस बन्नी नस्ल की थी। ये बछड़ा भैंस के 6 बार आईवीएफ गर्भाधान के बाद पैदा हुआ। ये पूरी प्रक्रिया सुशीला एग्रो फार्म्स के किसान विनय एएल वाला के घर पूरी हुई। यह फार्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल सहकारी चीनी मिल की केन में गन्ना डालकर हरियाणा में गन्ना पुराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल मिल को लगभग 40 लाख क्विंटल गन्ना पुराई के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस वर्ष मिल को अगेती किस्म का 70% गन्ना उपलब्ध होगा, जिससे चीनी की रिकवरी अधिक होगी। मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव दे रही है। यहाँ अगेती किस्म का भाव 362 रुपए, मध्यम और पछेती किस्म का रेट 355 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। नवंबर का पहला हफ्ता मौसम के लिहाज से काफी सामान्य रहने वाला है। इस हफ्ते देश भर का उच्चतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात अगर औसत न्यूनतम तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बात अगर जम्मू कश्मीर के मौसम की करें तो यहाँ पूरी तरह से सर्दियों का असर दिखने लगा है। यहाँ उच्चतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। एक तरफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तापमान नीचे की ओर खिसक रहा है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों में तापमान 27 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते मुंबई, मदुरई, कोलकाता और केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में काफी बारिश की भी संभावनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।